हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, ये सेशन उन सभी में काम आने वाला है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे एक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है? आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है दोस्तों? कहता है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और यह नदी पूरब की ओर बहती हुई, इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह नदी जो है पूरब की ओर बढ़ती हुई नामचा पर्वत को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम दिहांग हो जाता है। ठीक है, जब आगे बढ़ते हुए असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और यह जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंत में इसमें पूरब से और बहती हुई गंगा आकर मिलती है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। तो पद्मा और जमुना का संगम से एक नदी का निर्माण होता है। वो नदी कौन सी है? मेघना नदी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? सबसे ठंडा ग्रह पृथ्वी, शुक्र, मंगल या वरुण? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा है। ठीक है, वरुण यानी नेपच्यून ग्रह जो है सबसे ठंडा है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। दूसरे नंबर पर शुक्र का स्थान है और यह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और यहीं पर इसी ग्रह पर आपको जीवन देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर मंगल का स्थान है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस ग्रह पर वलय पाया जाता है, तो शनि पर पाया जाता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो यूरेनस को कहा जाता है।
और सबसे दूर ग्रह कौन है? सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, एस्टेरॉइड्स किन दो ग्रहों के बीच आता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.4% है। ठीक है, इसके बाद किन किन राज्यों का स्थान आता है? इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी का स्थान आता है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला कर लीजिए। अगला है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी निकलती कहाँ से? मेरुत झील से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और फिर मुड़कर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। ठीक है, एक कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। ठीक है, क्लियर? एक बार उत्तर की ओर और फिर दक्षिण की ओर बहते हुए काटती है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी श्रेणी कौन है? अरावली है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? याद रखिएगा, गुरु शिखर है। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 1722 मीटर। ठीक है, इसकी आयु लगभग 3.2 अरब वर्ष है। 3.2 अरब वर्ष है। इसका निर्माण किस युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और यह पर्वत जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। ठीक है, इसका ऊंचा बिंदु गुरु शिखर बता चुका हूँ, 1722 मीटर है। और ये कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू में स्थित है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला के आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है। अब चित्र में कुछ दिए हुए हैं पॉइंट, उससे देख लेते हैं। K2, यदि आपसे पूछ लिया जाए K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो याद रखिएगा, K2 आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात कर लिया जाए तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में है। 8,848 मीटर ऊंची है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा की यहाँ बात कर लिया जाए तो किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई कितनी है?
8,598 मीटर और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732, लेकिन कहीं कहीं 738 भी देता है। ठीक है। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कॉपी कलम लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और यह बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। ठीक है। कैसी होती है? गर्म और आर्द्र होती है। मालाबार तट की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये केरल और दक्षिणी कर्नाटक के पश्चिमी तट को कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है। पूर्वी तट की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये पूरब में स्थित है। ठीक है। पूर्वी तट पूरब में स्थित है। इसी में आपको कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उत्कल तट देखने को मिलता है। ठीक है। कोंकण तट की बात कर लिया जाए तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है। कोंकण तट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला है जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बारालाचा दर्रा किन को जोड़ता है, तो ये लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? देखिए अगला सवाल है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक, केटू, गांडवी नाशिन, कंचनजंगा। देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बता चुका हूं दोस्तों, सैंडल पीक है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सैंडल पीक किस अंडमान में स्थित है, तो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। ठीक है। और यह सैंडल नेशनल पार्क के भीतर है, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर केटू की बात कर लिया जाए, केटू इसे गांडवी नाशिन चोटी भी कहा जाता है। केटू को गांडवी नाशिन चोटी भी कहा जाता है और ये काराकोरम श्रेणी का भाग है। काराकोरम श्रेणी का भाग है। ठीक है। कंचनजंगा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। राइट। चलिए दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। ये कहाँ है? ये तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। ठीक है। और ये 4 छोटे छोटे झरनों से मिलकर बना है। उन झरनों का क्या नाम है? राजा। ठीक है। रॉकेट, रोरर और रानी। ठीक है। इन चारों झरनों से मिलकर जोग जलप्रपात बनता है। अरे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम
कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। हो गया क्लियर? चलिए अगला क्या है मित्रों? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, कितनी लगती है? 40-96 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, इसके बाद चाइना का स्थान है 3,488 किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वारन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में, निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में या जम्मू कश्मीर में? तो ये है अंडमान द्वीप में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ है ये? वारन आइलैंड कहाँ पर है? तो ये अंडमान द्वीप में है। ठीक है, और भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, किस सागर में है? तो अंडमान सागर में है, अंडमान द्वीप समूह के पास है और पूरी तरह यह निर्जन है। इस पर कोई भी मानव बस्ती नहीं है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 354 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यह एक, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? तो ये परवाल द्वीप है। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला है कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो सतलुज नदी घाटी में कौन सा दर्रा स्थित है दोस्तों? सिपकिल्ला दर्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो सतलुज नदी घाटी में स्थित है। और सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? किन्नौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, और यह दर्रा जो है भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक मार्ग है। यह दर्रा जो है भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच व्यापारिक मार्ग है। और सतलुज नदी जो है इसी दर्रे से प्रवेश होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर रोहतांग दर्रा की बात कर लिया जाए तो ये भी हिमाचल में है। कहाँ पर है? हिमाचल में है और कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। राइट। बनिहाल दर्रा की बात कर लिया जाए तो ये जम्मू कश्मीर में है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। राइट। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी से पानी लेती है। सरहिंद नहर यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है, ये पंजाब में है। ठीक है, और एक बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है और सतलुज नदी से ये पानी लेती है। इसका निर्माण 1958 से लेके 1961 के बीच हुआ था, लेकिन उद्घाटन कब हुआ था? 1882 में। ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।